क्वेश्चन नंबर 34, इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ लो, कंप्यूट मिस्टर एक्स ग्रॉस सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। तो भूल से भी यहाँ तक मत पहुँच जाना। जब भी ग्रॉस सैलरी बोलेगा तो यहीं पे आके आप आंसर रोक दोगे। कहने का मतलब पूरा सेम तरीके से सॉल्व होगा फॉर्मेट बना के, बस ये सारे डिडक्शन नहीं होंगे क्योंकि टैक्सेबल सैलरी नहीं पूछा है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे कर लेना। Mr. X is working in a company at rupees 18,000 per month salary. Salary fully taxable होता है, 18,000 into 12 कर दो। The company has provided him with a rent-free house for which the company paid a monthly rent of rupees 4,000. It has also provided him the necessary furniture etc. costing rupees 16,000. ठीक है, रेंट फ्री हाउस में इस साल मेजर चेंज आ रखा है जो कि मैंने अपने रेंट फ्री हाउस के वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक, ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं। प्राइवेट एम्प्लॉय में दो केस होता है जब भी रेंट फ्री हाउस मिले। एक तो होता है जब एम्प्लॉयर का खुद का घर हो, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल दिया कि कंपनी ने उस घर का, जो घर मिस्टर एक्स को दिया गया है, उस घर का कंपनी रेंट पे कर रही है। ठीक है, यानी कि सेकंड वाले फॉर्मूले से सॉल्व होगा ये। ठीक, सबसे पहले प्राइवेट एम्प्लॉय को जब भी रेंट फ्री हाउस मिले तो सैलरी निकालना इस वाले फॉर्मूले से। ठीक, फिर ये डाल देना हेडिंग। अब जो भी रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है वो लिखना यहाँ पे। उसके बाद ये जो ऊपर अभी सैलरी आई है उसका 15% लेना, लेकिन कब तक? 31 अगस्त 2023 तक उस वाले सैलरी का 15% लोगे और 1 सितंबर 2023 से ऊपर वाले सैलरी का, मतलब जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ होगा, उसका 10% लोगे। ये कैसे कैलकुलेट होगा ये सब मैं आपको सॉल्यूशन में करके दिखाऊंगा और मैंने जो रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो है उसमें भी समझा रखा है। ठीक, उसके बाद इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। ठीक, अब क्योंकि यहाँ फर्नीचर मिला है तो जब भी फर्नीचर खुद का, एम्प्लॉयर का खुद का होता है तो फर्नीचर का 10% हम डेप्रिसिएशन निकाल के बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि फर्नीचर हायर्ड किया गया है कि ओन किया गया है, सीधे कॉस्ट दिया है तो हम मानेंगे फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। फर्नीचर का 10% निकाल के बाहर लिख देना। लास्ट में हम लेस करते हैं अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है तो रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड, नहीं पे किया है यहाँ पे तो यही वाला अमाउंट जो है वो टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है द इलेक्ट्रिक बिल्स आर ऑल्सो पेड बाय द कंपनी विच एवरेज ₹500 पर मंथ। क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल्स था मिस्टर एक्स का और उसको पे किया है मिस्टर एक्स के एम्प्लॉय ने, इसका मतलब मिस्टर एक्स के लिए ये हो गया फायदा यानी कि परक्विजिट, और इसी वजह से ये टैक्सेबल होगा 500 इंटू 12। The company also provides him with a free service of gardener whom the company paid rupees 280 per month. सेम वही ट्रीटमेंट, क्योंकि गार्डनर मिस्टर एक्स के लिए प्रोवाइड हुआ है और कंपनी उसको पे कर रही है गार्डनर को, तो मिस्टर एक्स के लिए हो गया फायदा यानी कि परक्विजिट और ये 280 इंटू 12 फुली टैक्सेबल। The company has given a large car along with a chauffeur यानी कि ड्राइवर। Mr. X himself bears the expenses of car relating to his personal use. He is getting rupees 3,000। अच्छा, पहले यहाँ कार तक देख लेते हैं। कार को भी मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो कार में भी बहुत सारी कंडीशन होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओन कौन कर रहा है कार। कुछ नहीं बोला है, बस बोला है कंपनी इज गिवन, तो आप यहाँ मानोगे कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है यानी कि कंपनी है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर में 3 अलग अलग कंडीशन होती है, प्राइवेट यूज, ऑफिस यूज या बोथ यूज। तो यहाँ कुछ मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली, तो हम मानेंगे कि ये बोथ यूज के लिए कार इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, और बोथ यूज में भी 2 अलग कंडीशन होती है। कौन कौन सी? एक होती है ओन और एक्सपेंसेस दोनों ही एम्प्लॉयर कर रहा हो, एक होती है ओन तो एम्प्लॉयर कर रहा हो मगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय। तो यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि प्राइवेट जो पर्सनल यूज के लिए जो कार इस्तेमाल हो रही है, बोला है मिस्टर एक्स हिमसेल्फ बियर द एक्सपेंसेस ऑफ कार रिलेटिंग टू हिज पर्सनल यूज। मतलब वो कार जब भी पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल होती है तो उसका खर्चा मिस्टर एक्स खुद उठा रहे हैं, यानी कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय वाला कंडीशन होगा। ठीक, कौन सी कार है? बिग कार है, तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। 900 इंटू 12 कर देना। लेकिन क्वेश्चन में शॉफर भी प्रोवाइडेड है यानी कि ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, तो उसमें ऐड कर देना 900 पर मंथ। ठीक है, और आउटर कॉलम में लिख देना
ही इज गेटिंग ₹3,000 पर मंथ एज इंटरटेनमेंट अलाउंस। प्राइवेट एम्प्लॉय हैं ये, इसी वजह से इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। 3,000 इंटू 12। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री लंच इन द ऑफिस ऑन 200 वर्किंग डेज विच कॉस्ट द कंपनी ₹12,000। ये भी मैंने अपनी जो एक परक्विजिट वाली वीडियो थी उसमें मैं फ्री लंच को डिस्कस किया था। देखो, जब भी फ्री लंच एट ऑफिस प्रेमिसेस मिलता है तो कॉस्ट ऑफ मील जो भी रहता है वो ठीक है, लेकिन पर मील पे 50 रुपए एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक, अब यहां आप देख रहे हो कि ये नहीं बताया गया है कि मील कितने रुपए का, मतलब पर मील कितने का था। तो अब कंफ्यूज मत हो जाना कि कैसे करोगे, बहुत सिंपल है। देखो, टोटल जो इनका मील का कॉस्ट हुआ वो हुआ 12,000, तो यहाँ पे लिख देना सीधे कॉस्ट ऑफ मील और 12,000 लिख देना। उसके बाद हर मील पे 50 रुपए एग्जेम्प्ट होता है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना भाई 50 है, और कितने दिन उन्होंने मील लिए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 200 वर्किंग डेज, तो 200 इंटू 50 कर देना, उसको आउटर कॉलम में लिख देना और लेस कर देना। जो अमाउंट बचेगा उसमें से हम लेस करते हैं। अगर एम्प्लॉय ने कोई अमाउंट पे किया है तो वो नहीं पे किया एम्प्लॉय ने, यही वाला अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल ये फ्री लंच का वैल्यू। ठीक, ही कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ हिज सैलरी टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक, हमने ये फॉर्मेट वाली वीडियो में और प्रोविडेंट फंड की जो अलग से वीडियो है उसमें भी पढ़ रखा है कि पहली बात तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं, वो भी सैलरी के 12% से जो एक्सेस हो। कहने का मतलब सैलरी के 12% तक एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे बोला गया है कि 12% कंट्रीब्यूट किया है एम्प्लॉयर ने, जो खुद कंट्रीब्यूट किए वो तो नहीं लेते हैं, वो सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है वो 12% तक नहीं लेते हैं, यहाँ 12% तक हुआ है, इसीलिए कंपनी वाला भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। The amount of interest credited to his provident fund account for the previous year is ₹10,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट नहीं बोला गया है क्या है, तो हम मानेंगे ये 9.5% तक है, इसीलिए एग्जेम्प्ट कर देंगे इसको। अगर यहाँ इंटरेस्ट का कुछ परसेंटेज बताया होता तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा है तो छोड़ दो इसको। मिस्टर एक्स का ग्रॉस सैलरी इनकम हमको कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं 34 का। सबसे पहले हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। हर बार लिखते थे टैक्सेबल सैलरी, लेकिन यहाँ केवल ग्रॉस सैलरी पूछा है। ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 अभी चल रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं सैलरी, पर मंथ है 18,000 रुपीज। 18,000 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से और सीधे बाहर लिखो, 2,16,000 रुपीज, ये हो गया बेसिक सैलरी। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड किया है। रेंट फ्री हाउस की अलग से वीडियो मैं बना रखा हूँ, इस बार मेजर चेंजेस आए वो सब मैंने कवर कर रखा है उसमें। ठीक, अभी आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दो और नीचे इसका कैलकुलेशन होगा। आप हेडिंग डालोगे रेंट फ्री हाउस, क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो सबसे पहला काम आप करोगे सैलरी निकालोगे रेंट फ्री हाउस का, जो कि होता है फॉर्मूला बेसिक सैलरी प्लस DA ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस गिवन इन द क्वेश्चन। बेसिक सैलरी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया 2,16,000 रुपीज है। ठीक है, उसके बाद DA रिटायरमेंट यहाँ पे नहीं है, DP नहीं है, बोनस नहीं है, कमीशन नहीं है। अब ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस के नाम पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो बस यहाँ पे एक है इंटरटेनमेंट अलावेंस। क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल होगा। 3,000 इंटू 12 करके देख लो कितना होगा, 36,000। ठीक, इंटरटेनमेंट अलावेंस के अलावा और कुछ भी टैक्सेबल अलावेंस नहीं है, आप चाहो तो क्वेश्चन में देख लो। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, 2,16,000 प्लस 36,000, ये हो गया 2,52,000 सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस। ठीक है, अब प्राइवेट एम्प्लॉय में दो कंडीशन होती है, एक कि घर खुद एम्प्लॉयर का हो, दूसरा हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे
जो इनके कंपनी ने खुद रेंट पे ले रखा है, तो ये सेकंड कंडीशन, हाउस टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर या फिर कंपनी, जो भी लिखना है आप लिख दो यहाँ पे। ठीक, अब इस साल कुछ चेंजेस आए हैं सबसे, मतलब रेट्स में, वो सब मैं रेंट फ्री हाउस में डिस्कस कर चुका हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर या फिर कंपनी, और अब यहां पे जो रेट्स है ना उसी में चेंजेस आए हैं। तो देखो, इस साल का असेसमेंट ईयर है 2024-25, तो प्रीवियस ईयर हो गया 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। इंडियन गवर्नमेंट ने रेंट फ्री हाउस में जो चेंजेस लाए हैं वो आया है 1 सितंबर 2023 से। कहने का मतलब 31 अगस्त तक पुराने रेट से कैलकुलेशन होगा और 1 सितंबर से नए रेट से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो पुराना रेट था 15%, तो आप यहां लिखोगे 15% ऑफ सैलरी। ध्यान रखना, बेसिक सैलरी नहीं, ये वाली सैलरी। अब कब तक? 31 अगस्त तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, डिवाइड कर दो 12 से। पहले 5 महीने के लिए इधर से निकल गया। उसके बाद इस साल जो आया है 1 सितंबर से, वो है 10% ऑफ सैलरी। तो जो बचे हुए 7 मंथ हैं वो चाहे तो काउंट कर लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पे। पहले यहाँ वैल्यू पुट कर लो, 15% ऑफ 2,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 12 प्लस 10% ऑफ 2,52,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड बाय 12। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। 2,52,000 का 15%, ठीक, आ गया 37,800। उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, डिवाइड कर दो 12 से, ये हो गया 15,750। ऐड करो इसमें ये 2,52,000 का 10%, उसको मल्टीप्लाई करो 7 से, डिवाइड कर दो 12 से, 14,700। दोनों को ऐड करो, 15,750 प्लस 14,700, ये हो गया 30,450। इसको थोड़ा और ना इधर से लिखना था, क्योंकि अभी यहाँ इनर कॉलम के लिए स्पेस होनी चाहिए। तो देखो 30,450 आया है, तो ये हो गया 30,450। यहाँ पे स्पेस कम है, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, समझ जाना आप। 30,450। रेंट कितना कंपनी ने पे किया है? बोल रहा है रेंट था 4,000 पर मंथ। 4,000 इंटू 12 कर लो, 12 4 जा 48, 48,000। ठीक, इन दोनों में से जो भी लीस्ट रहता है, लीस्ट ऑफ देम, उसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो आप खुद देख लो, इन दोनों में से लीस्ट है ये 30,450। ठीक है, लीस्ट ऑफ देम जो था वो हमने ले लिया यहां पे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे फर्नीचर मिला हुआ है, ठीक है, ये चाहो तो मत लिखो, बस ये हो गया यहाँ पे। अब फर्नीचर मिला है तो कुछ नहीं बोला, बस बोला है कि फर्नीचर प्रोवाइडेड कॉस्ट है 16,000, तो हम मानेंगे फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। और जब भी फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रहता है तो हम 10% ऑफ फर्नीचर जो है, यानी कि डिप्रिसिएशन, ऐड कर लेते हैं। तो फर्नीचर है 16,000 रुपए का, 10% निकालो 16,000 रुपीज का, वो हो जाएगा 1,600 रुपए। ऐड कर लो, ये हो गया 32,050। ठीक है,
उसके अलावा ये नहीं बोला गया है कि कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया है रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड। अगर बोला होता तो यहाँ लेस करते, नहीं बोला है इसीलिए यही हो गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस 32,050। ठीक, इसको ऊपर पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, रेंट फ्री हाउस के बाद यहां पे दे रखा है इलेक्ट्रिक बिल्स ऑफ मिस्टर एक्स पेड बाय कंपनी। तो मिस्टर एक्स के लिए ये क्या हो गया, परक्विजिट यानी कि फायदा, इसीलिए ये होगा फुली टैक्सेबल। 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 6,000 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे कि कंपनी इनको गार्डनर भी दे रही है, और गार्डनर को जो पैसा है वो पे कौन कर रहा है, वो पे कर रहे हैं कंपनी। तो ये भी फायदा हुआ मिस्टर एक्स को। तो 280 मल्टीप्लाइड बाय 12 फुली टैक्सेबल 3,360। ठीक है, गार्डनर के बाद यहां पे दिया हुआ है कि लार्ज कार। अब कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, तो हम ये और मतलब बताया गया कि पर्सनल का मतलब कि कंपनी ने कार प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये बोथ यूज के लिए कार यूज हो रही है। ठीक, अब कंपनी प्रोवाइड कर रही है यानी कि कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। ठीक, ऐसे हम देखते हैं, ये सब मैंने कार वाली वीडियो में समझा रखा है। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। आगे बोल दिया है कि जब पर्सनल यूज के लिए होती है कार, तब उसका एक्सपेंसेस मिस्टर एक्स खुद उठाते हैं, यानी कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉई है। ठीक, तो बोथ यूज में जब भी ओन एम्प्लॉयर करता है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय करता है, तो लार्ज कार का 900 फिक्स होता है। ये सब मैंने कार वाली वीडियो में समझा रखा है, वहां से जाके आपको रटना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा शॉफर यानी कि ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है, तो प्लस 900 पर मंथ भी टैक्सेबल होगा। समझ में आया? तो लार्ज कार प्रोवाइड हो रही है तो 900 इंटू 12 10,800। अभी इनर कॉलम में लिखो, ड्राइवर का अमाउंट ऐड करो। ड्राइवर को तो फिक्स है 900 रुपए, अगर ड्राइवर मिल रहा है तो 10,800 दोनों को ऐड कर दो। $21,600। ठीक है, कार के बाद यहां पे बोला गया है कि एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये प्राइवेट एम्प्लॉई हैं इसीलिए फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इसमें। 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 यानी कि 36,000। उसके बाद फ्री लंच के बारे में बोला है, तो इसको दो तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप जैसे करना। तो फ्री लंच में देखो, यहाँ पे हमको पर मील का पैसा नहीं बताया गया है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्री लंच, आप बैक करो वीडियो को, जहाँ पे क्वेश्चन में ये पॉइंट आया है मैंने आपको समझाया है वहाँ पे। उसके अलावा जो स्टार्टिंग के 7 वीडियोज हैं उसमें से भी एक में मैंने ये फ्री लंच ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो ये सब आप वो वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा आपको क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, फ्री लंच जब भी ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड होते हैं तो फिर उसमें 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मील का पैसा नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट ऑफ मील कितना है, उनको पड़ा 12,000 रुपए का। हमने पढ़ा है 50 रुपए पर मील एग्जेम्प्ट होता है, 50 रुपीज पर मील एग्जेम्प्ट होता है। तो 50 इंटू कितने दिन खाया है इन्होंने, 200 वर्किंग डेज, यानी कि 50 इंटू 200। ठीक, ₹10,000 लेस कर दो इसको। 2,000 रुपीज जो है वो टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी फ्री लंच की। आप ये चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते थे कि 12 लिख देते हैं कि कॉस्ट ऑफ मील 12,000 और लेस 50 रुपीज पर मील, तो 50 इंटू 200 करके यहाँ दिखा सकते थे। ठीक है, तो कितना आ गया वो 2,000 रुपीज। दूसरा तरीका ये था कि भाई देखो यहाँ पे ये मील
टोटल पड़ी है इनको 12,000 रुपए की, तो 12 और 200 दिन इन्होंने खाया है, तो 12,000 को 200 से आप डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, ये आ गया एक मील का वैल्यू, मतलब पर मील जो थी वो 60 रुपए की थी। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा है कि 50 रुपए मील तक एग्जेम्प्ट रहेगा, तो 60 पर मील था, उसमें से 50 रुपए एग्जेम्प्ट कर दो, माइनस कर दो, और कितने दिन तक खाया इन्होंने, 200 दिन तक, तो 60 माइनस 50, ये आ गया 10, इंटू कर दो 200, देखो 2000, उससे भी वही वैल्यू आया, इससे भी। ठीक, फ्री लंच के बाद यहाँ पे है कि मिस्टर एक्स खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आरपीएफ में, तो जो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय आरपीएफ में वो तो नहीं लिया जाता, क्योंकि हम वो मानते हैं कि सैलरी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में वो लेते हैं, लेकिन 12% ऑफ सैलरी से एक्सेस लेते हैं। यहाँ 12% तक था, इसीलिए एग्जेम्प्ट रहेगा ये। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इन एक्सेस ऑफ 12% लेते हैं, तो इन एक्सेस ऑफ 12% यहाँ नहीं है, इसलिए एग्जेम्प्ट 12% तक एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट टू आरपीएफ 9.5% तक एग्जेम्प्ट रहता है। यहाँ कोई रेट नहीं बताया, तो हम मानेंगे 9.5% तक है, उसे एग्जेम्प्ट रहने देंगे। ठीक, और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर दो। 2,16,000 प्लस 32,050 प्लस 6,000 प्लस 3,360 प्लस 2,16,00 प्लस 36,000 प्लस 2,000, ये हो गया 317,010, यानी कि 3,17,010, ये हो गया ग्रॉस सैलरी। यहाँ पे अगर टैक्सेबल सैलरी बोलता तो हम कुछ डिडक्शन भी करते हैं, लेकिन क्योंकि ग्रॉस सैलरी बोला है तो यहीं पे आंसर रोक दो।